निकाय चुनाव को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान। प्रवर समिति ने मांगा 1 महीने का समय, 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव कराने की तैयारी। कोटद्वार में भरी बारातियों की मैक्स 200 फीट खाई में गिरी। घायलों का हाल जानने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को झेलना पड़ा विरोध। कोटद्वार में सियासी हलचल तेज। टिहरी में हुआ बड़ा हादसा। ताछिला के पास आईटीबीपी की बस पलट गई। बस में सवार थे कुल 39 जवान। हरिद्वार एसएसपी कार्यालय के बाहर भीमआर्मी का विशाल प्रदर्शन। दलित किशोरी हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सांसद चंद्रशेखर भी हुए प्रदर्शन में शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कोटद्वार के लैंसडाउन तहसील क्षेत्र में बारातियों से भरी मैक्स करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। सूचना पर कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी घायलों का हालचाल जानने पहुंची, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। इस घटना को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और घायल व्यक्तियों के लिए जल्द स्वस्थ लाभ की बात कही। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर कहा, क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि कार्य ठीक से नहीं करेंगे तो जनता ऐसे ही घेराव करेगी। जिस तरीके की पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की बुरी हालत है। निश्चित रूप से एक ये बड़ा प्रचलन हो गया है और बड़ा ही गलत सिस्टम में इसको मानता हूँ कि जा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। भाई, आप संवेदना व्यक्त करने जाते हो कि फ़ोटो खिंचवाने जाते हो? दुख व्यक्त करने जा रहे हो कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो? और ये हमारे जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको बड़ा रोग लग गया है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही गलत बात है। कम से कम जब आप वहाँ जा रहे हैं तो उसी मुद्रा में जाएं। वहाँ शोक व्यक्त करने जा रहे हैं तो आपके हाव भाव, चेहरा ऐसा लगना चाहिए कि आप शोक व्यक्त करने जा रहे हैं। लेकिन मैं जब फोटोग्राफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, वो तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो कहीं पर पिकनिक मनाने जा रहे हों या कोई मजाक करने जा रहे हों। इस हालत में वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। निश्चित रूप से निंदनीय है। कई बार क्या है, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो आदमी बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो जो उसके निकट का व्यक्ति होता है, जनप्रति बहुत निकट का व्यक्ति होता है, तो उस पर आक्रोशित भी होता है। ये कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आस्था का प्रकटीकरण भी है, भले ही वो विरोध के रूप में हो, नकारात्मक हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब उनका जुड़ाव अपने जनप्रतिनिधि के साथ है और जनप्रतिनिधि से वो अपेक्षा करते हैं। यही तो जुड़ाव है। तो मैं उसको गलत नज़र से नहीं देखता हूँ। अगर उनकी अपेक्षा है कि अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात रखेंगे, घटना ऐसी हो गई कि उसका आक्रोश स्वाभाविक है, तो उसके नाते उन्होंने कहा होगा। तो ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पहुँची हैं और पहुँचने के बाद लोगों ने उनसे अपेक्षा की है। इसका मतलब कनेक्ट है, पब्लिक से जनप्रतिनिधि का कनेक्ट है। तो मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूँ। संभागीय परिवहन विभाग ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में रेंटल बाइक, स्कूटी कार्यालय पर जाकर दस्तावेज खंगाले। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई जाने पर उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों के सामने पेश की जाएगी। परिवहन कराधिकारी अनुराधा पंत ने लिंडौर बाजार, पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में हड़कंप मच गया। परिवहन कराधिकारी ने दस्तावेजों को देखा, पार्किंग के बारे में भी जानकारी ली। मेरा नाम अनुराधा पंत है। मैं परिवहन कर अधिकारी देहरादून सचल दल आशा रोड़ी से हूँ। आज मसूरी में जो रेंटल बाइक हम लेते हैं घूमने के लिए, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनकी हर एक दुकान पे जाके इनके पंजीकरण, लाइसेंस, कितनी गाड़ियाँ लाइसेंस में पंजीकृत हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या इन्होंने रजिस्टर और अपने अभिलेखों का संरक्षण अच्छे से किया है या नहीं किया है। इसके अतिरिक्त इनकी पार्किंग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, इनके दिए गए पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जाँच की जा रही है।
नवरात्रों के दिनों में सभी जगहों पर रामलीलाओं की धूम है। हरिद्वार की जिला जेल में भी रामलीला चल रही है। इस रामलीला की खासियत ये है कि इसमें किरदार निभाने वाले कलाकार कैदी ही है और इनमें अन्य धर्म के कैदी भी आगे बढ़कर भूमिका निभा रहे हैं और रामलीला के लिए एक माह पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम रामलीला मंचन में देखने को मिलता है और जेल के बंदी पूरी श्रद्धा के साथ रामलीला को देखते हैं। रामलीला की वजह से जिला कारागार का नजारा भगवान राम की आस्था में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जेल अधीक्षक के मुताबिक सभी बंदी पूरे उत्साह से बढ़ चढ़कर रामलीला का मंचन करते हैं। नवरात्रों के पवित्र दिनों में रामलीला का मंचन पूरे देश में हो रहा है। उसी क्रम में हमारी जेल कारागार में भी ये विगत कई वर्षों से वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री मनोज जी के प्रयत्नों से ये एक मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी बंदियों को प्राप्त हो, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और इससे हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आए हुए बंदी भी उससे ज्ञान ग्रहण करते ही एक सार्थक पहल है। विगत 3 वर्षों से जो है जिला कारागार हरिद्वार में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और ये 9 दिन तक जो है इस रामलीला कार्यक्रम का आयोजन इस कारागार में किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम जो है बंदियों द्वारा ही जो है निर्देशित होता है, अभिनीत होता है। पूरी तैयारी कार्यक्रम की मंच से लेके अन्य जितनी भी मेकअप है ये सारा जो है ये हमारे बंदीगण ही करते हैं। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से जो है वो इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, हमारे कारागार में भी एक सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं। देहरादून में द ओएसिस इंटेलेक्चुअल पल्स का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में राजधानी देहरादून के साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में साहित्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वहीं कार्यक्रम में हिंदी भाषा में कविता लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो वहीं अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग और क्रियाकलापों का आयोजन किया गया। पिछले साल इस कार्यक्रम का आयोजन केवल इंग्लिश में किया गया लेकिन इस वर्ष हिंदी और संस्कृत को भी कार्यक्रम में जोड़ा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय एआई इन क्रिएटिव राइटिंग है। लिटरेरी फेस्टिवल है। इसमें 3 भाषाओं में हमारे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत थी। संस्कृत में हिंदी श्लोक वाचन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। हिंदी में कविता लेखन, कविता वाचन और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इंग्लिश में इंग्लिश डिबेट थी, इंग्लिश पोइट्री राइटिंग, पोइट्री रेसिटेशन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया था। ये बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने के उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल का आयोजन होता है। ये इसका दूसरा साल है। पिछले साल से हमने इसको करना शुरू किया था। पिछले साल ये सिर्फ अंग्रेजी में था। दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। इसमें पूरे देहरादून से 7 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया था जिसमें दून स्कूल, हिमज्योति, दून इंटरनेशनल, कसीगा, वाइनबर्ग एलन कुछ प्रमुख स्कूल थे। चंपावत जिले के प्रमुख पर्यटन का केंद्र लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है जिस कारण एक बार फिर से झील में पर्यटकों की आमद होने लगी है। सिंचाई विभाग के द्वारा मानसून काल को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत झील को 2 महीने के लिए बंद किया गया था जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वहीं झील खुलने से नौका संचालकों के चेहरे की रौनक लौटी है। नौका संचालकों ने बताया कि सिंचाई विभाग के द्वारा झील को एक बार फिर से खोल दिया गया है जिस कारण पिछले 2 महीने से उनका बंद पड़ा रोजगार एक बार फिर से शुरू हो गया। उन्होंने बताया पहले दिन पर्यटक कम संख्या पहुंचे लेकिन अब झील खुलने की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में पर्यटक नौकायान के लिए झील पहुंचेंगे। नौका संचालकों ने झील समय से खोलने के लिए सिंचाई विभाग को धन्यवाद दिया। हमने ये नाव संचालन शुरू कर दिया है। बरसाती सीजन के कारण पानी का इसमें लेवल कम हो गया था और सिंचाई विभाग भी द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि नाव संचालन इस टाइम पे बंद कर दीजिए। इस वजह से हमने बंद किया था जो आज से हम शुरू कर रहे हैं।
देहरादून निकाय चुनाव की बाट जोह रहे दावेदारों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की तीसरी बैठक हुई, जिसमें व्यापक चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने कहा कि संशोधन के लिए 1 महीने का समय और मांगा जाए ताकि कानून पूरी तरह से मजबूत बने और निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप किया जाए। हमारे प्रवर समिति की जो बैठक अभी संपन्न हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय समिति के माध्यम से हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश में यूसीसी को लेकर लंबे समय से सियासत हो रही है। प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा अभी स्पष्ट नहीं है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है। यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वे सभी धर्मों के हित में बनाए जा रहे हैं। साथ ही कासमी ने कहा किसी भी समाज या धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं निश्चित रूप से वे हटनी चाहिए। मुस्लिम धर्म में 3 तलाक या 1 से अधिक शादियां जैसी कुप्रथाओं को हटाना बहुत जरूरी था। तो 8 साल से मुसलमानों को खास तौर से कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा और उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया और उन्हें लिखने पढ़ने नहीं दिया, यानी मुख्य धारा से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। उनका उद्देश्य यही था कि ताकि मुसलमान इस लायक न रहें कि वो अपने अच्छे और बुरे को पहचानें। मैं आज ये कह सकता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। यूसीसी का एक भी कानून किसी भी धर्म से नहीं टकराता है, इस्लाम से भी नहीं टकराता है और मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूं कि कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बराबरी मिलेगी। यूसीसी से कोई नुकसान किसी भी समुदाय का नहीं हो। केंद्र ने 2025 तक उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने की सौगात दी है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली संकट से लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक का कहना है डबल इंजन की सरकार में प्रदेश लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और केंद्र ने प्रदेश को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की सौगात दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है। सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बिजली की मांग की थी और केंद्र से ने मांग को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस पथ पर निरंतर सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारी प्रगति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में जो अभी हमें केंद्र ने इतनी बड़ी सौगात दी कि 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दी है। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त इसका कोटा जून 2025 तक बढ़ाया है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही आभार जताया। जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए हैं, उत्तराखंड की प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त मेगावाट बिजली की जो मांग रखी थी उसको धरातल पर जिस प्रकार से उतारा गया, ये कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रगति कर रही है उत्तराखंड में। और जो वायदा किया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आगे आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पथ पे लगातार निरंतर हम आगे चल रहे हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अनुसरण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने बताया कि चिकित्सालय के अंदर टेक्नीशियन की कमी हो रही है, इसको जल्दी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जल्दी टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जनता के लिए स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, समय समय पर बैठक करते रहते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चालू हो रही है और कहीं कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको तत्काल पूर्ण किया जाता है। वहीं सुरेश भट्ट ने बताया कि सभी जनता को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है और लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 5 लाख का इलाज मुफ्त सरकार के द्वारा किया जाता है। जनता के लिए प्रधानमंत्री का तोहफा और इसी का लाभ प्रत्येक समाज के लोग उठा रहे हैं। सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, त्वरित गति से स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी जाएं, सब प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन भी किए जा रहे हैं और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर हमारे यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनका थोड़ा जिस प्रकार से थोड़ा अभाव था, उसको लेकर के भी रास्ते निकाले गए हैं। हिमालय और गंगा बचाओ अभियान के तहत हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर संत समाज भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियर तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। विधायक उपाध्याय ने बताया इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो चुकी है और जल्दी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डॉक्टर, वकील और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। कमेटी हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। हिमालय पुत्र के रूप में हमारे माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी, परम पूज्य हमारे संतों के शिरोमणि परम पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, आज तमाम सभी संतों को, सभी संगठनों को साथ में लेकर हिमालय बचाओ गंगा बचाओ को लेकर एक मुहिम यहाँ पर प्रारंभ की है। माँ हर की पेड़ी के सानिध्य में आज हम सब लोग ये संकल्प लेने आए हैं कि इस मुहिम को लेकर भारत के जन जन तक पहुंचाएं। जिस उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार दोनों को ही यहाँ समन्वय करके सभी संगठनों को साथ में लेकर ये सचेत करने आए हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा सर्वत्र पूजनीय है, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के तट पर रहने वाला प्रत्येक सनातनी यह चाहता है कि मैं एक बार ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर स्नान कर लूं। उसी प्रकार से यह जो लक्ष्य लिया है हिमालय बचाओ गंगा बचाओ और इसी से संतति बचेगी, तो यह लक्ष्य इसीलिए इसका शुभारंभ इसी ब्रह्मकुंड क्षेत्र से हुआ है। गंगा जो है प्रत्येक सनातनी के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है और गंगा बचेगी तभी यह संसार बचेगा, हिमालय बचेगा। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती है उस दिन हम चेतन ज्योति आश्रम में हमारे परम पूज्य बाबा हठ योगी जी के सानिध्य में चर्चा हो रही थी। मेरे ऋषि शिवानंद जी से लेकर के हमारे नितिन जी से लेकर के सत्यनारायण जी, आज जो हम नहीं कह रहे, ये वैश्विक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले एकाध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। अगर वहाँ एक बूंद नहीं बचेगी तो क्या गंगा बच जाएगी? क्या यहाँ हरिद्वार में ब्रह्मकुंड का जो गौरव है वो बच जाएगा? क्या प्रयागराज, क्या काशी और क्या गंगा सागर? और अगर बर्फ नहीं रहती है हिमालय में तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक जो है शक्ति बने, नंबर 1 की अमेरिका के बराबर की शक्ति बने। ये एक प्रयास आज हमने यहाँ पर नवरात्र में शुरू किया। लक्सर तहसील के रंजीतपुर रायघाटी गंगा नदी में रेत खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर
चांदी काट रहे हैं। खनन माफिया किसानों के खेतों से भी खनन कर किसानों की फसलों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। किसान द्वारा शिकायत लक्सर एसडीएम से की गई है। एसडीएम ने लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बता दें, प्रदेश सरकार ने खनन के लिए अलग से माइनिंग विभाग बनाया हुआ है, लेकिन हरिद्वार जिले में खनन पर रोक के बावजूद भी खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। में 5 से 6 स्टॉक है और इन पर रात दिन खनन का कोई हिसाब नहीं। रात दिन ट्रैक्टर भी और बुग्गी भी जबरदस्त चल रही है। अगर इनका मैंने विरोध करा, मेरे खेत में से खनन कर रहे ट्रैक्टर वाले, तो मुझे पहला उन्होंने गाड़ी को रोक करी और मेरे साथ फिर मारपीट करी, जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये खनन रुकना चाहिए सर। कोई संज्ञान नहीं ले रहा, पूरी बरसात होगी चलते हैं, इस पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं कदम उठा रहा। पटवारी को बोला है एक बार जांच कर लेंगे, थोड़ा पुलिस को भी बता दिया जाएगा भाई थोड़ा रात्रि गश्त जो है बढ़ा दें। पुलिस को थोड़ा सक्रिय रहेगी तो पुलिस को सक्रिय रहना जरूरी है, तो थोड़ा इन्फॉर्म को कर देंगे चौकी इंचार्ज को कि रात को, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन रात को थोड़ा जो है चौकसी करें। कार्रवाई बिल्कुल होगी। अगर वो बिना पोर्टल के माल बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अवैध रूप से माल बेच रहे हैं, तो उसको चेक कर लिया जाएगा पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पोर्टल में कितना है, मौके पे कितना है, उसको चेक कर लिया। 16 अक्टूबर 2024 को आरटी की एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में होनी है। इसको लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि इस बैठक में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बसों की सेवा पहाड़ी क्षेत्र में जैसे टिहरे, उत्तरकाशी में उपलब्ध करना, जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस नेशनल हाईवे पर पत्थर के टुकड़ों की वजह से, मार्ग ठीक न होने की वजह से जो बसें नहीं जा पा रही थी, वे अब सरकार के निर्णय लेने के बाद जाएगी। साथ ही हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बसों को मार्ग के लिए नोटिफाई किया गया है, जिससे संचालन बस का हो सके। इसके अलावा देहरादून जिले में विक्रम संचालकों के वाहन को भी मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और यातायात में आने वाली दिक्कतों या प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। अक्टूबर 2024 को आरटीए की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता माननीय गढ़वाल कमिश्नर साहब करेंगे। इसके अंतर्गत 2-3 मुद्दे बहुत मुख्य हैं, जैसे एक कि देहरादून और हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बस की सेवा पहाड़ के जिलों में उपलब्ध कराना, जैसे टिहरी, उत्तरकाशी। उसके लिए जो मार्ग नेशनल हाईवे के टुकड़े पड़ रहे थे, जहां से कि परमिट नहीं दिए जा सकते थे, अब वो सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि उनमें मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्राइवेट बसेस को हम डायरेक्ट परमिट दे सकते हैं पहाड़ पर जाने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर बसेस की सेवा देने के लिए कई मार्गों को भी नोटिफाई किया है हमारे सरकार के निर्णय ने। उसके माध्यम से भी हम बसेस का संचालन कर पाएंगे। देहरादून शहर के अंदर जो विक्रम है, विक्रम के संचालकों को हम लोग नई तरह की गाड़ियां देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग बैठक में निर्णय लेने वाले हैं और इन विक्रमों को कन्वर्ट करना। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी भी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। तो उनसे यही अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है। पूर्व में भी जो मामले हुए उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा।
विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। तो ऐसे लोग को चेतावनी भी देता हूँ कि अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, चूंकि इसमें हमारी LIU की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की, कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं तो नेचुरल सी बात है, कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।